जय हिंद एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज से हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो ये आप लोग की फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है जिसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। इस एडिटोरियल को आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में प्लस एस्से राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आपके सोचने के डायमेंशंस को भी इम्प्रूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक, एक्चुअली ये जो केन और बेतवा हैं ये दो क्या हैं, ये यमुना की दो ट्रिब्यूटरीज हैं। बेसिकली ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी वो होता है जो मुख्य नदी में यानी कि मेन रिवर में अपना पानी जाकर जो नदियाँ जाकर मिला देती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जो मेन नदी से अपना पानी निकाल लेती है उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ये सहायिका है। ठीक है, कौन सी? बेतवा और केन। तो इन्हीं दोनों को जोड़ने की बात हो रही है। आगे देखते हैं न्यूज़ में क्या है। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी रिसेंटली मेट फॉर द थर्ड टाइम इन दिल्ली। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो थर्ड टाइम दिल्ली में उसकी मीटिंग हुई है। अब आपको ये भी पता होगा भाई हमारे पास कितनी कमेटीज़ होती हैं। एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, मतलब बेसिकली दो होती हैं, एडहॉक एंड परमानेंट। उसके अंडर में कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं आप मुझे लिंक बॉक्स में आप मुझे टिक्स करके बताइएगा। ठीक है, रिवर लिंकिंग इन इंडिया। ठीक है, द आइडिया ऑफ रिवर लिंकिंग 1970s के टाइम पे जब जो आज की हमारी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। 1970s में ही उसने ये प्रपोज कर दिया था कि हम लोगों को जो रिवर्स हैं उनको आपस में जोड़ देना चाहिए। ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP क्या है? It was prepared in 1980 for the development of water resource through the movement of water across basin by then Ministry of Irrigation. ठीक, 1980 में ही इस काम को शुरू करने का एक आइडिया उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एक प्रिपेयर कर दिया था। एक उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया कि हम सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। बेसिकली देखिए भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और भारत में उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। हमारे यहाँ जितनी भी इरिगेशन होती है या फिर जितना भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है वो 70% मानसून पे डिपेंडेंट होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, अगर मानसून ख़राब है तो भी फसल ख़राब हो गई, मानसून बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो भी फसल ख़राब हो गई। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिवर्स को लिंक करें। ठीक है, मान लीजिए अब गंगा में बहुत ज़्यादा पानी है ना, नॉर्थ एरिया में अगर हम लोग बात करें गंगा में बहुत पानी है, और नीचे अगर आप महाराष्ट्र के एरिया में जाएं तो वहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। अभी रिसेंटली बीच में मुझे लगता है 1-2 महीने पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि वाटर मैरिज करके कॉन्सेप्ट आया था कि लोग शादी कर रहे हैं पानी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत असेंशियल सी एक ज़रूरत है, लेकिन लोगों को मिल नहीं पाती, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मतलब हमारे कोई अगर आप भारत की स्थिति देखिए, अगर आप भारत को फिज़िकली देखें तो कहीं तो पानी की अत्यधिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। अगर मैं यूपी की ही बात करूं, गंगा नदी के होने के बावजूद शंकरगढ़ एक ऐसा एरिया जहाँ पे अत्यधिक सूखा रहता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या बनाया गया था? ये प्लान बनाया गया है। इट वॉज डिज़ाइन टू मूव फास्टर फ्रॉम द बेसिन विद एन एक्सेस ऑफ वाटर टू विद द शॉर्टेज। मतलब भाई मैंने कहा ना कि एक जगह तो पानी बहुत ज़्यादा है, दूसरी जगह पानी कम है, अगर हम सारी नदी को मिला देंगे तो सभी जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। किसका? वाटर का। अब जो NPP है इसमें दो कंपोनेंट हैं, मतलब दो रिवर्स आती है। कौन सी रिवर आती है? एक तो हिमालयन रिवर डेवलपमेंट सिस्टम आता है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट सिस्टम आता है। ठीक है, हिमालयन रिवर की अगर हम बात करेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये दो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। एक्चुअली जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको आप सतत वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, it's called for the building of storage reservoir on the main Ganga and Brahmaputra river as well their major tributaries in India and Nepal in order to preserve monsoon flow for flood management, agriculture and hydro power production। वही चीज़ में जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा और इनकी जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज होंगी, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज जो मुख्य नदियाँ जो बहुत ज़्यादा पानी इनके अंदर अपना डालती होंगी गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों में, उन नदियों के ऊपर भी हम ऐसे रिजर्वॉयर्स बनाएंगे जिनकी मदद से हम फ्लड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके है ना। अच्छा चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि बिहार में मतलब बिहार में किस नदी को
शोक नदी कहा जाता है, मतलब वो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो क्या होता है कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए काम आएगी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और हम इससे बिजली भी बना सकते हैं। अभी कल ही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कि हम लोग 2030 तक हम लोगों का टारगेट है क्या, 30% तक जो इंडिया में व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक कर देना। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, तो उसमें भी ये मदद करेगा, ठीक है। लिंक विल डाइवर्ट द कोसी गंडक घाघरा एक्सेस फ्लो टू द वेस्ट, ठीक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की जो ये रिवर है इनके ऊपर रिजर्वायर बना देंगे और सभी नदी को आपस में जोड़ देंगे, तो इनका जो एक्सेसिव वाटर है किसका, कोसी का, गंडक का, घाघरा का, ये कहाँ चला जाएगा, पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए आपके भारत में 2 तरीके की नदियाँ होती हैं। एक नदियाँ जो अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में गिरती हैं, और दूसरी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आप में से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कौन सी नदियाँ अरेबियन सी में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और इनका कारण क्या है, ठीक है। और जिसको नहीं पता होगा वो मुझसे पूछेगा, मैं उसको रिप्लाई भी करूँगी। It is suggested that the access flow will become accessible to as a result of Ganga-Yamuna interconnection be distributed to Gujarat, Rajasthan, Haryana drought-prone area. अगर हम गंगा और यमुना को मिला देते हैं तो जो हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता। आपने देखा ना, राजस्थान में एक के ऊपर 16 घड़े रख के महिलाएं 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, पानी भर कर लेकर आती हैं। तो उन सारी समस्याओं से आसानी से निदान मिल सकता है, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट आता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में, वो है पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय भारत, ऐसा भारत जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में की जो नदियां हैं कौन सी हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है। इन नदियों को जोड़ने के काम करा जाए, जैसे साउदर्न वाटर ग्रिड भी कह रहे हैं। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पढ़ा था, तो ये क्या है, साउदर्न वाटर ग्रिड। आपसे मतलब आप लोगों को टर्म दिया जा सकता है कि साउदर्न वाटर ग्रिड किन मुख्य नदियों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें से कोई भी 3 या 4 नदियाँ आपको दे देंगे, आपको चूज़ करना होगा। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ठीक है। ये आपका एक इंटरलिंकिंग ब्लूप्रिंट दिया है सरकार ने कि हम किस किस नदी को पेनिनसुला में जोड़ेंगे। महानदी को गोदावरी से जोड़ेंगे, इंचमपल्ली को नागार्जुन सागर से जोड़ेंगे, इंचमोआली को पुली चिंतन से जोड़ेंगे। तो ये कुछ नदियाँ हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। दूसरा, हिमालयन रिवर कोसी को मेघची से जोड़ेंगे, कोसी को घाघरा से जोड़ेंगे, गंडक गंगा से, घाघरा यमुना से, शारदा यमुना से। कुछ रिवर्स इधर दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग। अगर हम नदियों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, बैलेंसिंग द अनइवन वाटर अवेलेबिलिटी। वही जिस चीज़ मैंने भी आप लोगों को ऊपर बताई कि भाई एक जगह तो बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब एक जगह 100 लीटर पानी है और 20 लोग हैं, और एक जगह 100 लोग हैं और 1 लीटर पानी है। तो इस जो अनइवन बैलेंस है उसको ये मेंटेन कर देगा। टैकलिंग ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। अब भाई जहाँ किसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है, इसकी वजह से फ्लड आ जाता है, अब उसका पानी दूसरी में डाइवर्ट कर देंगे, तो जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ की भी समस्या सही हो जाएगी, और जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ की भी समस्या सही हो जाएगी। नेक्स्ट, एफिशिएंट लॉजिस्टिक मूवमेंट। अभी आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग फेरीज स्टार्ट कर रहे हैं 2 जगह, एक गोवा में और दूसरा हम लोगों ने स्टार्ट करी थी कोलकाता में, ठीक है। वो इनलैंड फेरीज थी। क्या होना था उसमें, लोग अब ट्रांसपोर्टेशन की जगह उन्हीं फेरीज, मतलब उन नाव से ही शहर के अंदर ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करेंगे। उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन में भाई आपका पेट्रोल बचेगा, आपका धुआं नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसके वो कौन सा प्रोजेक्ट था उसका नाम मुझे बताएंगे जिसमें हम लोगों ने बंगाल में फेरीज, इनलैंड वाटर फेरीज को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने अंदर की सारी नदियों को जोड़ दिया तो सभी नदियों में लगभग सामान्य मात्रा में पानी रहेगा, जो कि सभी के लिए आपूर्ति के लिए पर्याप्त रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर सकते हैं। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद टू हल्दिया है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाटरवे है। क्या होता है, मतलब बड़ी नदियों में से बड़े बड़े जहाज़ों के मदद से ही हम लोग लॉजिस्टिक्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अभी सबसे पहला प्रोजेक्ट पेप्सिको ने दिया था हल्दिया से, वो इलाहाबाद से हल्दिया जाने का, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट, मोर अबाउट द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या है ये,
द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द इनिशियल एंडेवर फॉर द रिवर इंटरलिंकिंग अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ये पहला प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के लिए, मतलब जो हमने पूरे भारत की नदी को जोड़ने की शुरुआत की है, उनकी शुरुआत कौन सा प्रोजेक्ट करेगा? केन बेतवा प्रोजेक्ट करेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, केन का जो पानी होगा उसको डाइवर्ट करेंगे बेतवा में, ठीक है। तो दोनों रीजन में वाटर बैलेंस हो जाएगा। दीज टू रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है? यमुना की। The connection will take the form of canal that will be nourished by Kane. New Dhodhan Dam which will be constructed inside the Panna Tiger Reserve. आपसे पूछा जा सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो एमपी में है। और अभी जो नया दोहदन डैम बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व के लगभग 4000 हेक्टेयर का एरिया इसके अंडर में आएगा। और जो नया डैम है इसमें लगभग 6000 हेक्टेयर एरिया आएगा, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, a special purpose vehicle called केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी विल बी सेटअप इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, ठीक है। इस व्हीकल को सेट किया जाएगा ताकि हम प्रोजेक्ट को आराम से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यमुना कहाँ से हो, यमुना की ये जो बेतवा रिवर है कहाँ से होकर जा रही है? भोपाल से, विदिशा से, ठीक है। ये पूरा इसका एरिया। केन रिवर कहाँ से होकर जा रही है? पूरा इस मैप में दिखा रखा है। नेक्स्ट, अब इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है भाई? सीधी सी बात, इससे लगभग अगर हम बात करें तो इरिगेशन, ड्रिंकिंग और बिजली बनाने में लगभग हम लोग 10 लाख हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा एरिया हम लोग इरिगेशन के अंडर ला सकते हैं, हम उससे में सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 62 लाख लोगों को पीने योग्य पानी मिल जाएगा और इससे हम 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और हम बुंदेलखंड का जो रीजन है, ये बुंदेलखंड का रीजन कौन सा होता है? आप लोग अपना अगर इंडिया का मैप देखेंगे उसमें आप यूपी और एमपी देखेंगे तो लगभग ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी और एमपी की मिला के, ठीक है। उनको यूपी की मुझे लगता है बांदा, झांसी, ललितपुर ये वाले डिस्ट्रिक्ट हैं और बाकी एमपी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक पूरा क्षेत्र बनता है जिसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूखा या फिर ड्रॉट प्रॉन एरिया है, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसमें? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोहा, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन मध्य प्रदेश के, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश के। वे फॉर अदर लिंकिंग प्रोजेक्ट, it will pave the way for more interlinking of river project to ensure the scarcity of water does not become an inhibitor for development in the country। अगर हम इसी तरीके से सभी नदियों को जोड़ देंगे तो एक पानी की कमी किसी एरिया के डेवलपमेंट में या किसी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस या की रुकावट का काम नहीं करेगी। अब इसकी आलोचना है, देखिए हर चीज़ जो भी आप करते हैं उसकी आलोचना ज़रूर होनी चाहिए। आपको उसका सही और गलत दोनों पता होना चाहिए। अगर किसी ने आपसे कहा कि दिन बहुत अच्छा होता है रात ख़राब, तो आप उसे रात के महत्व गिनाइए। अगर कोई आपसे कहता है रात बहुत अच्छी होती है दिन ख़राब, तो आप उसको दिन का महत्व बताइए। हर चीज़ आपको 2 डायमेंशनल पता होनी चाहिए, आपके पर्सपेक्टिव्स खुले होने चाहिए। अगर कोई सही बोल रहा है तो आपको उसका गलत के भी इम्पैक्ट पता होना चाहिए। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आपको उसके सही के भी इम्पैक्ट पता होने चाहिए। आप बायस्ड नहीं हो सकते, आपको सही और गलत दोनों की जानकारी होना अनिवार्य है, ठीक है। क्रिटिसिज्म अराउंड रिवर लिंकिंग, डैमेज टू इकोलॉजी। देखिए अब एक पर्टिकुलर एरिया से गंगा बह रही है या कोई भी नदी बह रही है, अब आप उसका कोर्स चेंज कर देंगे, आप उसका रास्ता चेंज कर देंगे तो अपने साथ ला रहे सेडिमेंट्स को वो जो कहीं छोड़ रही थी, ठीक है भाई। गंगा अपने साथ या कोई भी नदी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को, बहुत सारे आप कह सकते हैं सेडिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। सेडिमेंट मतलब कि जो गंगा नदी अपने साथ बहा कर लेकर आती है ना, छोटे छोटे कंकर, पत्थर और बहुत सारे खनिज, उनको सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। उन सेडिमेंट को वो अभी एक पर्टिकुलर एरिया पे छोड़ रही थी। वो एरिया, वो डेल्टा बहुत ज़्यादा समृद्ध होगा भाई। नदी जहाँ से बहती भी जाएगी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे छोड़ती भी जाएगी ना, तो उन ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब होगी, क्यों भाई? अब वहाँ पे उतनी मात्रा में सेडिमेंट्स नहीं डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिस पे हम लोगों को सोचना ही, हमारी इकोलॉजी को डैमेज कर सकता है। वहाँ का जो फ्लोरा है, वहाँ का जो फौना है, फ्लोरा मतलब वहाँ के जो वनस्पति है, फौना मतलब वहाँ के जो जीव जंतु है, उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ के जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड क्या होते हैं? बेसिकली एक
गीला क्षेत्र या दलदली है तो नहीं कहेंगे, एक गीला क्षेत्र को हम वेटलैंड्स कहते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे वेटलैंड पहली बार किस कन्वेंशन में हम लोगों ने वेटलैंड को संरक्षण करने की बात कही थी। अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद सच अ प्रोजेक्ट इज दैट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, हम लोगों को अभी तक जब हमने ऊपर पढ़ा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सारी रिवर्स को हम जोड़ देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, किसी को पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल भी हम कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जो आज की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दे और फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी आप पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक नई प्रॉब्लम को खड़ा करें। ठीक है, तो अगर लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी या इतनी ज़्यादा कॉस्टफुल नहीं होनी चाहिए कि पुरानी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी लगने लगे। लेकिन ये होता है इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, जब भी आप पुरानी समस्या का निदान करेंगे एक नई समस्या निकल कर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेट टू फर्टाइल डेल्टास। जैसे मैंने अभी बताया भाई एक पर्टिकुलर एरिया से रिवर निकल के जा रही है, ठीक है, उसका वो कोर्स है, अब उसने उसका रास्ता ही चेंज कर दिया, अब वो अपने सेडिमेंट्स वहाँ की जगह कहीं और छोड़ती हुई जा रही है, तो वहाँ पे उसकी फर्टाइलिटी, उसकी उपजाऊता कम होती जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉस्टली अफेयर, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, दो रिवर्स को जोड़ना, उनके लिए कैनाल बनाना, ठीक है, और उनको मतलब मेंटेनेंस रखना, उनके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही बहुत महंगा है। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट। भाई देखिए अभी आप लोग देख ही रहे ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट रहता है। किसके लिए? वाटर डिस्प्यूट है कि हम कितना पानी लेंगे, आप कितना पानी लेंगे। कल भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें ये आया था कि चाइना डैम्स बना रहा है तो हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी, है ना। तो भाई जब जो इशू दो कंट्रीज़ के बीच में है, वही इशू दो स्टेट्स के बीच में भी आता है कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। भाई जिसके पास ज़्यादा पानी हो तो कहेगा ना मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पानी दीजिए। और ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब मानसून नहीं होगा, जब बारिश नहीं हो रही, उस वक्त ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। रिगार्डिंग केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी। लोग कह रहे हैं जो पन्ना जो एरिया है वहाँ पे पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, वो लोग ये भी कह रहे हैं, दे क्लेम द केन कोई पेरिनियल रिवर तो है नहीं। पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, वो रिवर जो ग्लेशियर से निकलती है उन्हें हम पेरिनियल रिवर कहते हैं, जो सतत वाहिनी होती हैं जिसमें साल भर पानी रहता है। तो केन ऐसी रिवर तो है नहीं जो सतत वाहिनी हो। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में बेतवा को देने योग्य पानी रखती है। ठीक है, दूसरा, ये कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट कर देगा यूपी और एमपी के बीच में जो अभी है उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देगा। ठीक है, एंडेंजरिंग पन्ना टाइगर रिजर्व एंड केन घड़ियाल सेंचुरी। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंडर में लगभग 6000 हेक्टेयर एरिया आएगा। ठीक है, वो एरिया जो होगा उसमें से 4000 हेक्टेयर एरिया तो किसका है, पन्ना टाइगर रिजर्व का है। वो भी उस क्षेत्र का जहाँ पे अधिकतर जो कोर एरिया है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या आप कह सकते हैं कि प्राथमिक एरिया है किसका, टाइगर्स का। ठीक है, अब पन्ना में जो है वो गहरी गहरी घाटियाँ हैं। ठीक है, पन्ना डीप गॉर्जेस विच वुड बी सबमर्ज इफ द डैम वर टू बी बिल्ट मेक इट एन एक्सेप्शनल टाइगर हैबिटेट। ठीक है, अगर डैम यहाँ पे बनेगा तो ये भी उसमें ही मतलब जलमग्न हो जाएंगी। ठीक है, जो कि टाइगर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक हैबिटेट है। अब जो केन घड़ियाल सेंचुरी है, ठीक है, उसके लिए भी ये एक जो गैंगेटिक घड़ियाल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी बहुत ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द प्रपोज डैम्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द वाटर फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द सेंचुरी शुड बी ऑब्वियस राइट अवे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, भैया यहाँ पे जो पानी का बहाव है विनाशकारी भी हो सकता है। भाई किसी वजह से डैम टूट गया तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, मतलब इतनी बड़ी इकोलॉजी को हम लोग डैमेज नहीं कर सकते। अब इसका आगे के सुझाव क्या हो सकते हैं, रिवर इंटरलिंकिंग कैन लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड एनिमल। आप भाई किसी क्षेत्र में अगर रिवर लिंक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से लोगों को, जानवरों को, वहाँ की वनस्पति को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ठीक है, और इनका अगर सही से विस्थापन या फिर रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ तो इसमें बहुत समस्या है। तो गवर्नमेंट को इनका रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, a careful scientific assessment of a project and its impact on environment।
इस पूरे प्रोजेक्ट को एक साइंटिफिक तरीके से देखना होगा, समझना होगा, इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को कैसे हम न्यूनतम कर सकते हैं, उस प्रभाव से क्या वो प्रभाव ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाना अनिवार्य है या फिर ये प्रोजेक्ट उस प्रभाव के सामने बहुत छोटा है। इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपके एडिटोरियल के लास्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगी। आप लोग उस क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में लिख कर वेबसाइट पे आपको मेल दे रखा है, आप उस मेल पे मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको रिव्यू करके बताऊंगी। ठीक है। डिस्कस द प्रो एंड कॉन्स ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अगर हम भारत में सभी नदियों को जोड़ देते हैं तो उसकी पक्ष और समर्थन, पक्ष और विपक्ष, समर्थन और उसके विपक्ष में आप अपने आंसर्स लिखिए। ठीक है, तो ये था आज का आपका एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही डेली अपडेट्स न्यूज़ के लिए आप इसमें कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर कंटेंट जो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री में, आपके एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आंसर राइटिंग में, मेंस क्वेश्चंस में मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की हमारे एक छोटा सा एडिटोरियल एनालिसिस। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।